ओके, तो अब तक के सभी लेक्चर्स में हमने प्लेन और कर्व्ड मिरर की बहुत सारे डिस्क्रिप्शंस को कवर किया। इनफैक्ट जो प्रीवियस लेक्चर था, पिछला लेक्चर था, उसमें कॉम्बिनेशन ऑफ द मिरर पर भी हमने डिस्कशन किया। नाउ इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस विद अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड अ स्मॉल आर्टिकल कॉल्ड एज कटिंग ऑफ अ मिरर। मतलब एक एग्जिस्टिंग मिरर है और हम उस मिरर को कट करेंगे, and then we will try to understand ke what is going to happen with the image. Are these images going to be shifted, or they are going to be same, or is that possible that the multiple possible images may come out? So let's start with this discussion, cutting of a mirror. अब वैसे देखा जाए तो मिरर को हम कहीं से भी कट कर सकते हैं, बट हमारे सिलेबस में जितना स्कोप है, जितनी डिस्कशन करनी है, तो हम मिरर को सिमेट्रिकली कट करेंगे इन 2 parts, and the cutting will be done along the principal axis. प्रिंसिपल एक्सिस से काटेंगे उसको। जस्ट लाइक आपको अगर एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के तौर पे मैं बताऊं, तो लेट्स से कि ये ऐसा कोई एक मिरर है। अब यहाँ जो डायग्राम मैं बना रहा हूँ ये कॉनकेव मिरर की। अब इस मिरर को हमने क्या करना है, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है यहीं से इसको कट कर देना है। So we may get 2 different parts of the mirror which will look like this. पहला पार्ट हो गया और ये दूसरा पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम कट एंड रिमूव्ड नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, कट करके ये जो ऊपर वाला पोर्शन है इसको ऊपर शिफ्ट करते हैं और नीचे वाला पोर्शन जो है इसको नीचे शिफ्ट करते हैं। ठीक है, आ रहा है समझ में? यस यस सर। ऐसा नहीं किया मैंने कि मिरर में से इतना हिस्सा कट करके रिमूव किया, ऐसा नहीं किया है। ऐसे बराबर 2 पार्ट में काटा इसको along the axis और फिर डिस्प्लेस करा दिया। This portion is being little shifted to the up and this portion is going to be shifted a little down. बीच में कुछ गैप आ सकता है ऐसे। अब सबसे पहले तो ये बात समझिए कि अगर हम ऐसा करते हैं तो एक नहीं बल्कि 2 इमेजेस बनेंगे। ठीक है, जैसे इस पूरी डायग्राम को आप ध्यान से देखिए, मैं ये पूरी डायग्राम एज इट इज जो है आपके सामने पुट अप करता हूँ। सी दिस, अगर हम ऐसा करते हैं ना तो एक नहीं 2 इमेजेस बनेंगे। सी दिस वेरी केयरफुली। ये हमारा ओरिजिनल मिरर है। ठीक है, हमने इसको अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस काटा, इस पोर्शन को थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट किया और इस पोर्शन को थोड़ा सा नीचे शिफ्ट किया। तो बेसिक एक्सिस जो है, जैसे यहाँ देखिए, बेसिक एक्सिस जहां था वही है। ठीक है ना, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस की जो लाइन है वो जहां थी वही है, but we are going to get one portion a little above and the another portion a little below to that particular line. क्लियर हुआ? यस सर। आप मान लेते हैं कि हमने ऑलरेडी ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ था ऐसे। सो दिस इज नाउ द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब अगर आप अपर पोर्शन ऑफ द मिरर पे ध्यान देते हो ना, तो उसका प्रिंसिपल एक्सिस ये हो जाएगा। अब 2 अलग अलग नए प्रिंसिपल एक्सिस कॉन्फ़िगर करने पड़ेंगे हमको, एक अपर पोर्शन का, एक ये लोअर पोर्शन का प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ। तो अब ध्यान से देखो, तो अपर पोर्शन वाले मिरर के लिए ऑब्जेक्ट उसके प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है। और अगर इन्वर्टेड इमेज बनती है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर ऐसे है कि इमेज इन्वर्ट होके बनना है, तो इसकी इमेज यहाँ ऊपर बन जाएगी। यस, समझ रहे ना? और लोअर पोर्शन वाले मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ है और वही ऑब्जेक्ट लोअर मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस के लिए ऊपर है। और अगर इसकी इन्वर्टेड इमेज बनानी है तो वो ये ऐसे नीचे बनेगी। समझ रहे हो बात? यस सर। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा ये ऊपर या नीचे ही, इट्स नॉट नेसेसरी। ऐसा जरूरी नहीं है।
एक सेकंड, यस आई वाज ऑन अ पॉइंट कि इन्वर्टेड इमेज बनने की कंडीशन में ऐसे हो सकता है, लेकिन हमेशा ऐसा हो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, इमेज की सिनेरियो चेंज होगी। अब हमारे माइंड में एक सवाल आएगा, एक क्वेश्चन आएगा कि हमने मिरर को कट कर दिया, ठीक है, हमने इसको दो पार्ट में काटा, वी हैव जस्ट शिफ्टेड द मिरर लिटिल अप, वन पोर्शन लिटिल अप एंड द अनदर पोर्शन लिटिल डाउन, तो हमको एक ही ऑब्जेक्ट के दो इमेजेस मिल रहे हैं। ऑब्वियस बात है ना, लाइट ऐसे ट्रैवल करके इधर जाएगी तो एक पॉसिबल इमेज यहाँ मिलेगी, लाइट ऐसे ट्रैवल करके यहाँ जाएगी तो एक पॉसिबल इमेज हमको यहाँ मिलेगी। तो क्या हमें कोई और दूसरे अलग फॉर्मूले यहाँ पे अप्लाई करने पड़ेंगे क्या? तो आंसर है बिल्कुल नहीं। आप अभी भी उन्हीं बेसिक फॉर्मूलेज के साथ स्टिक करके चलोगे, जहां पे हम मिरर इक्वेशन लिख पाते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, और जहां पे हम मैग्निफिकेशन की कंडीशन लिखते हैं -u/v, और अगर हम मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ लेंथ, ऑब्जेक्ट लेंथ के हिसाब से लिखते हैं, तो आपको याद होगा हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, v/u का स्क्वायर, Yes. ठीक है ना, ऑफ कोर्स माइनस में आता है वो भी। सो वी हैव द सेम मैथमेटिकल इवैल्यूएशन फॉर सच सिचुएशन। सिर्फ फर्क इतना करना होगा हमको कि हमको एक सिंगल ऑब्जेक्ट के लिए मल्टीपल इमेजेस बनती हुई नजर आएंगी, और इनफैक्ट उन इमेजेस का डिस्टेंस भी सेम होगा, क्योंकि हमने मिरर को सिमेट्रिकली ही काटना है। और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड केसेस एग्जामिनेशन में नहीं पूछेंगे, जैसे कि भाई 1/3 और 2/3 पोर्शन ऑफ द मिरर को कट कर दिया वगैरह, ऐसा नहीं आएगा, बस इसी लेवल पर पूछा जाता है। हाँ, एक और बात मेरे माइंड में आ रही है कि अगर हमने मिरर को कट एंड रिमूव वाली कंडीशन में रखा, ठीक है, कट एंड शिफ्टेड नहीं, बात को समझिए, यहां क्या किया हमने, कट एंड शिफ्टेड किया, कट करके पोर्शंस को ऊपर नीचे शिफ्ट किए, ठीक है, कट किया और कट करने के बाद पोर्शंस को ऊपर नीचे शिफ्ट किया। लेकिन अगर मैं ऐसे नहीं करता हूं, बल्कि मैं करता हूं कट एंड रिमूव, तो ये वाली डायग्राम देखो, इसमें कट एंड रिमूव की कंडीशन है, तो ये एक पूरा इंटैक्ट मिरर था यहां से लेकर के यहां तक, ठीक है, इसका प्रिंसिपल एक्सिस अभी भी वही है। व्हाट वी डिड, हमने एक मिडिल पोर्शन यहां से कट करके रिमूव कर दिया, निकाल दिया, ठीक है, शिफ्ट नहीं किया है, ध्यान रहे। तो अगर ऐसा है, then in such situation there will be no difference in the formation of image, no difference in the calculation of distance, no difference in the calculation of magnification, it will be same as that of an intact mirror। ये वैसा ही काम करेगा जैसा एक इंटैक्ट मिरर काम करता है, ठीक है। हालांकि ये दो पोर्शंस हैं, तो मैंने यहाँ एक रे डायग्राम की हेल्प से ये समझाने की कोशिश की है कि ये ऐसे लाइट इधर से इधर जा रही है, इधर से इधर जा रही है, वैसे भी इमेज यहीं बननी थी और अब भी यहीं बन रही है, ठीक है। तो कट रिमूव्ड वाले पार्ट में आपको बिल्कुल बॉदर नहीं करना है, आपने इसे एक पूरे मिरर की तरह ही ट्रीट करना है, आपको दो अलग अलग इमेजेस नहीं मिलेंगे, बल्कि आपको एक सिंगल इमेज मिलेगा, ठीक। Yes, sir. अब हो सकता है आपके मन में एक सवाल है, सर ऐसा क्यों हो रहा है? चलो, अगर ये बीच वाला पोर्शन यहाँ होता भी तो क्या करता? तब भी वही इमेज बनती। नहीं नहीं, तो करता क्या वो? रिफ्लेक्ट। यहाँ जाती और यहीं आती, अगर ये बीच वाला पोर्शन यहाँ होता तब भी हाँ। यहाँ जाती और यहीं आती, क्योंकि ये पोर्शन पहले जहां था अब भी वहीं है, तो इमेज में फर्क पड़ने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। Yes. हाँ, अगर मैं इसको ऊपर शिफ्ट कर दूं तो हो सकता है ऊपर शिफ्ट करने की वजह से लाइट जाके कहीं और बेंड हो जाए, पोजीशन ऑफ बेंडिंग जो है उसकी, मीटिंग ऑफ लाइट रेज किसी और पोजीशन पर हो जाए, अगर मैं इसे ऊपर शिफ्ट कर दूं तो, ठीक है ना। Yes, yes. तो हमने इसको ऊपर नीचे कहीं शिफ्ट नहीं किया, लाइट अगर ये पूरा मिरर होता तो इस पोर्शन पर लाइट गिरने के बाद, इंसिडेंट होने के बाद यहीं आनी थी, तो कट करने के बाद भी तो यहीं आएगी, तो कोई खासा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है।
क्लियर हो रही है बात? Yes. अब मैं इस पे एक ही क्वेश्चन अपनी मॉड्यूल में रखा हूँ, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है इस पे, बिकॉज इन माय व्यू जितना मैंने देखा एग्जामिनेशन में, इस पर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आज अभी तक तो एग्जामिनेशन में पूछे नहीं गए हैं, बट रेयर एक आध दूसरा क्वेश्चन इधर उधर पूछा गया है, तो इतने ही कंसेप्ट इसमें इंक्लूड किए जाते हैं. सो लेट्स डू दैट, वन सिंगल क्वेश्चन गिवन इन द मॉड्यूल. हमसे कहा जा रहा है कि यहाँ पे कॉन्केव मिरर है और इस मिरर की जो फोकल लेंथ है ये 20 सेंटीमीटर है. मेक श्योर दैट कि ये मिरर कॉन्केव है. अच्छा, कट करने के बाद उसके नेचर में फर्क नहीं पड़ेगा, पहले कॉन्केव तो बाद में भी कॉन्केव ही रहेगा. अब उसके बाद क्या किया हमने कि मिरर के पार्ट्स को कट करने के बाद हमने मूव किया. कट एंड रिमूव नहीं है, यहाँ कट एंड मूव्ड है, ऊपर नीचे शिफ्ट किया. बराबर? Yes. अगर कट एंड रिमूव्ड होता तो इमेज की क्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है ना, उसके डिस्क्रिप्शंस में कोई फर्क नहीं आता, एक ही इमेज बनती, वैसी ही जैसे पहले किसी एक सिंगल मिरर से बन रही होती. ठीक है ना. बट यहाँ पे हमने क्या किया, कट एंड मूव्ड, थोड़ा इसको ऊपर मूव किया 1 सेंटीमीटर, इसको थोड़ा सा नीचे मूव किया 1 सेंटीमीटर, और यहाँ ऑब्जेक्ट है. अब हमसे पूछ रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द इमेजेस फॉर्म्ड बाय द टू पार्ट्स. तो ऑब्वियस बात है, अगर ऐसा होता है तो दो इमेजेस बनेंगे, हम जानते हैं, है ना. Yes. हर एक मिरर क्या करेगा, अपने अपने हिसाब से एक इमेज बनाएगा. अब वो इमेजेस कहाँ बनेंगे इसका हमें एनालिसिस करना है. तो सबसे पहले तो मैं ये जान लूं कि इमेजेस जहां कहीं बन रहे होंगे उसका डिस्टेंस कितना है. और डिस्टेंस ऑफ इमेज निकालने का हमारे पास बिल्कुल सीधा सा फॉर्मूला है, यूएफ डिवाइडेड बाय यू माइनस एफ. करेक्ट है ना. सो v इज इक्वल टू, अब u की जब हम बात करते हैं तो ये -10 है, इनटू फोकल लेंथ -20. हमें देख के समझ में आ जाता है फौरन, है ना. ये 10 करेक्ट है ना. ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर पे रखा है. Yes, sir. उसके बाद ये -10 एंड देन इट विल बिकम +20. सो आंसर आएगा -20 सेंटीमीटर. अब जहां कहीं भी इमेज बन रही होगी, इतना तय है कि ये ऑप्टिक सेंटर से इस डायग्राम पे ध्यान दीजिए सभी, इस ऑप्टिक सेंटर से +20. यस +20 सॉरी फॉर दैट. तो इस ऑप्टिक सेंटर से 20 सेंटीमीटर की दूरी पे इस लाइन पे कहीं इमेज बनेगी. करेक्ट है, ठीक है ना. यहां से लेके यहां तक इस लाइन पर इमेज बनेगी इस ऑब्जेक्ट की, और दो इमेजेस बनेंगे, इतना हमें समझ में आता है. एक ऊपर वाला पोर्शन बनाएगा और नीचे वाला पोर्शन बनाएगा. क्लियर है? Yes, sir. अब क्वेश्चन ये आता है कि ये इमेजेस बनेंगी कहां. ये तो हमारी मेन सेंट्रल लाइन है, ऑब्जेक्ट इस लाइन पे रखा हुआ है, तो क्या इमेज यहां सेंटर में बनेगी, या यहां ऊपर बनेगी, या यहां नीचे बनेगी, या कहां बनेगी? हाँ, इतना श्योर है कि इस लाइन पर बनेगी. और ये लाइन ऑप्टिक सेंटर से अगर मैं ठीक तरीके से गिन पाता हूं, ये ऑप्टिक सेंटर से यहां तक ठीक तरीके से अगर मैं इसको गिनता हूं, तो ये कितना डिस्टेंस है? 20 सेंटीमीटर, नॉट 10. +20 ना. Yes. लेकिन मुझे पता नहीं कि इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहां ऊपर बनने वाली है इस मिरर की वजह से, क्या यहां नीचे बनने वाली है, और इस मिरर की वजह से यहां ऊपर बनने वाली है कि नीचे बनने वाली है. कहां बनने वाली मुझे नहीं पता. देखो ध्यान से देखो, ऐसा दो इमेजेस बनते हैं ना एक लाइन पे, एक ऊपर एक नीचे. समझे नहीं समझे? Yes, sir. तो अब ये निकालना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा कि ये इमेज बनेगी कहां. तो इसके लिए हम सिंपली मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेते हैं, दैट इज हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस में v/u. और ये काम जो मैं कर रहा हूं ना, ये मिरर 1 के लिए करता हूं, पहले मिरर 1 के लिए. तो ध्यान से देखो बेटा, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. 1 centimeter. मिरर 1 के लिए ऑप्टिक्स उसका जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो यहाँ है, और ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे है. कितना नीचे है? 1 सेंटीमीटर. अच्छा, ये नेगेटिव लेना है या पॉजिटिव लेना है? Negative. नेगेटिव. ठीक, तो इसको लेना पड़ेगा -1
इज इक्वल टू ये माइनस, ये 20, ये माइनस 10, तो पता चला HI इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, सॉरी माइनस 2 सेंटीमीटर। ठीक है। Yes, sir. अब ध्यान से देखो, ये -2 का मतलब क्या है? Magnify. ऑप्टिक सेंटर के नीचे 2 सेंटीमीटर पे, Yes. सॉरी ऑप्टिक सेंटर बोल रहा हूँ, ऑप्टिक एक्सिस के नीचे 2 सेंटीमीटर, नीचे नीचे। तो ये लाइन अगर मैं थोड़ी सी एक्सटेंड कर दूं, ये लाइन ऐसे 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 थोड़ी एक्सटेंड कर देता हूं, यहां पर भी ये लाइन थोड़ी थोड़ी ऐसे एक्सटेंड कर देता हूं, तो सोच के बताओ मिरर 1 की इमेज इस लाइन के नीचे कहां बनानी पड़ेगी मुझे? नीचे की प्रिंसिपल एक्सिस। बराबर। अगर बहुत ध्यान से सोचो ना तो यहां बनेगी यस सर। इमेज 1। Yes. अगर बहुत ध्यान से सोचो तो मिरर 1 की इमेज इसके ऑप्टिक एक्सिस से नीचे 2 सेंटीमीटर, और ये 2 सेंटीमीटर है, 1 + 1 2। Yes, sir. ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज मिरर 1 के लिए यहां बनी। क्लियर? आई होप यू आर गेटिंग इट। समझा नहीं समझा? Yes. अब मिरर 2 के लिए यही काम करते हैं, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस में V/U। हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय, सोच के बताओ मिरर 2 के लिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या लिखना है? 1. 1, वेरी गुड। +1 ना? +1। +1 क्यों? क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट है और मिरर 2 का प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ है, और इस एक्सिस से ऑब्जेक्ट कितना ऊपर उठा हुआ है? 1. 1 सेंटीमीटर, तो हमने +1 लिखा। जबकि मिरर 1 के लिए ऑब्जेक्ट उस नीचे। मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, इसलिए -1 लिखा था। Yes, sir. गेटिंग इट? तो ये Yes, sir. माइनस में 20 डिवाइडेड बाय -10, तो हाइट ऑफ इमेज इसके 2। लिए मुझे मिलेगी 2 सेंटीमीटर, और वो भी +2 मिल रही है, ध्यान से देखो। यस सर। तो अब केयरफुली बताओ कि कहाँ निकालें इमेज? M1 के प्रिंसिपल एक्सिस पर। हाँ, मिरर 2 का जो प्रिंसिपल एक्सिस है उससे 2 सेंटीमीटर ऊपर निकालना पड़ेगा, और जब मैं उससे 2 सेंटीमीटर ऊपर पहुंच जाता हूं तो इस प्रिंसिपल एक्सिस पे निकालना पड़ेगा मुझे। तो यहां सेकंड वाले की इमेज बनेगी, ये होगी I2। अब हमसे ये पूछा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द इमेजेस फॉर्म्ड बाय द 2 पार्ट्स, तो आंसर क्या है? 2। यस, एक इमेज यहां बनी, एक इमेज यहां बनी, इन दोनों के बीच में सीधे सीधे 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है ना? डिस्टेंस बिटवीन 2 इमेजेस इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका आंसर। बस, इससे ज्यादा इसमें और कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन या और कोई कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ कैलकुलेशन नहीं पूछा जाता। दैट्स इट, इतना काफी हो जाता है। अब फर्दर पार्ट ऑफ द चैप्टर में जो है ना, हमको वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, द मूविंग कंडीशंस ऑफ मिरर पर बात करनी है, बिल्कुल वैसे जैसे हमने प्लेन मिरर के लिए किया था। तो ये एक अपने आप में लेंदी टॉपिक है, ऐसे हाफ लेक्चर में मैं उसे नहीं लेना चाहता, तो मैं उसे अगले लेक्चर में लूंगा। दैट्स व्हाई मैंने प्लान किया कि आज के लेक्चर में मैं कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस फ्रॉम जेईई एंड द नीट आपके सामने रखता हूं। तो रेडी हैं सब? Yes, sir. ओके, आई एम जस्ट पुटिंग इट एट रैंडम, मैंने ऐसे कोई खास प्लान नहीं किया है, जो क्वेश्चन मेरे नजर में आ रहे हैं सामने मैं उसको ले रहा हूँ। लेट्स टेक दिस। सो दिस इज फ्रॉम 2019 मेन, अप्रैल, जेईई मेन आई मीन टू से। एक कॉन्केव मिरर है फॉर अ फेस वीविंग हैज अ फोकल लेंथ 0.4 मीटर। तो अपना चेहरा देखने के लिए कॉन्केव मिरर बनाया गया है जिसकी फोकल लेंथ जो है वो 0.4 मीटर है। अब जाहिर बात है ये फोकल लेंथ जब भी मैं यूज करूंगा सब्स्टिट्यूट करूंगा तो ये माइनस में आएगी, इसलिए माइनस में आएगी क्योंकि ये एक कॉन्केव। Concave mirror. द डिस्टेंस एट विच यू शुड होल्ड द मिरर फ्रॉम योर फेस, मतलब तुम अपना चेहरा एज अ ऑब्जेक्ट कंसिडर करोगे तो तुम कितनी दूर मिरर को पकड़ोगे, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। In order to see your image upright,
अपराइट, अपराइट का मतलब हमें इरेक्ट इमेज देखना है, इरेक्ट इमेज देखना है, समझिए बात को, ठीक है, विद अ मैग्निफिकेशन ऑफ 5। तो हमें इरेक्ट इमेज देखना है और मैग्निफिकेशन 5 चाहिए, ठीक है। वी नीड इरेक्ट इमेज और उसका मैग्निफिकेशन होना चाहिए 5, वो भी +5। सीधा देखना है हमें चेहरा, इरेक्ट, समझ रहे? अब लेट मी टेल यू वन थिंग, कॉन्केव मिरर में इरेक्ट इमेज कब मिलती है, इसका थोड़ा सा अगर आप अंदाजा लगाओगे ना, आपको केसेस याद है, फोकस पर 2F and और F के बीच में। पोल के बीच में अगर कहीं तुमने रखा तो ये हो सकता है, अदरवाइज नहीं। यस, इसका सीधा मतलब ये है कि तुम्हारी ऑब्जेक्ट पोजीशन फोकल लेंथ से कम होनी चाहिए, और पोल से ज्यादा। पोल से ज्यादा होती है ना यार, बकवास मत करो प्लीज, पोल से ही तो डिस्टेंस गिनते हैं, ठीक है ना। तो हमारी ऑब्जेक्ट की पोजीशन कैसी होनी चाहिए? पोलर फोकस के बीच में। यस, पोलर फोकस के बीच में होनी चाहिए का मतलब ये है कि इट शुड बी लेस देन फोकल लेंथ, यस लेस देन फोकल लेंथ। नाउ बाय दैट कंसिडरेशन बी ऑप्शन तो नहीं आएगा हमारा, ठीक है। अब फिर हम देखते हैं यार, ए, सी और डी ये तीनों तीनों फोकल लेंथ से कम है ना? यस जरा आंसर करें फटाफट बॉयज गर्ल्स। अगर ये क्वेश्चन थोड़ा इस तरीके से बनाया जाता जिसमें 4 में से 3 ऑप्शन फोकल लेंथ से ज्यादा होते, तो मैं बिना कैलकुलेशन के ही अपना टिक कर देता, करेक्ट है? यस सर। अब हमें पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अब कैलकुलेशन करना है तो वी हैव अ वेरी क्लियर फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमारे पास है। आप देखो तो ऐसा फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू माइनस में v/u। बट अगर आप रिकॉल करते हो तो v के लिए आपके पास है uf डिवाइडेड बाय u माइनस f, अगर मैं गलत नहीं हूं, यस सर। ठीक है। सो बाय दैट वे v/u कैसे लिखा जा सकता है? बस ये u को नीचे लेना है ना आपको, सो दैट विल बिकम f divided by u minus f. यस You just need to substitute and then you are done. m is equal to minus, m is equal to minus, ये जो v by u है ये पूरा हटा करके ये लिखोगे आप, f by u minus f। वेरी गुड। सो दैट विल बिकम f by u minus f। ये आपका कैलकुलेशन हो गया। अब m की जगह पे आपने पुटअप करना है 5, ये माइनस, दिस इज गोइंग टू बी माइनस 0.4 डिवाइडेड बाय u आपने निकालना है प्लस 0.4, ठीक, क्लियर हो गई बात? यस, ओके, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, इस चीज को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, सो दिस विल बिकम -5 इज इक्वल टू 0.4। या ये सीधा माइनस माइनस यहां से एडजस्ट कर दो, खत्म करो बात को, है ना। यस विल बिकम 5 0.4 डिवाइडेड बाय माइनस u प्लस 0.4, प्लस होगा ना, माइनस क्यों होगा? मल्टीप्लाई करो, आंसर बताओ, चलो खत्म करो क्विकली। कितना आया आंसर? यस, 0.32। ओके, सो u इज इक्वल टू 0.32 मीटर, खत्म। ऑप्शन दिख रहा है? यस सर। आ गया,
अभी तेजी से करना है ना। क्वेश्चन अगर जेई के मेन के हिसाब से सोच रहे हैं हम तो हमको 2-2.5 मिनट मिलते हैं, कर सकते हैं, इतना आराम से कर सकते हैं। करेक्ट है? Yes. ओके, चलिए एक और देखते हैं। This is again in the same year 19, but in the January schedule. Plane mirror M1 and M2 are inclined to each other. ये क्वेश्चन मैं ले चुका हूँ। That a ray of light incident on mirror M1 and parallel to M2 is reflected from M2 and parallel to M1. Then angle between the mirrors क्या है, ऐसे पूछ रहा है। Let's say कि ये mirrors हैं like this. बात प्लेन मिरर की चल रही है। This is theta like this. अब पहले जो लाइट आ रही थी वो ओके, बिफोर दैट लेट मी लेबल, ये M1 है, ये M2 है। तो पहले जो लाइट आ रही थी वो M1 पे इंसिडेंट थी लेकिन M2 को पैरेलल है। करेक्ट है बात मेरी? उसके बाद ये लाइट रिफ्लेक्ट हो गई, मे बी यहाँ गई। अब बाद में जब लाइट रिफ्लेक्ट होगी सेकंड से तो M1 को पैरेलल है एज डिस्क्राइब्ड इन द क्वेश्चन। मैं अपनी मर्जी से नहीं कर रहा हूँ ये। क्लियर? Yes. तो अब हमसे पूछा है थीटा कितना है। आपको याद हो, पता नहीं, मैंने करवाया ये क्वेश्चन। Yes, sir. ऑप्शन डी। ओके, वेरी गुड। ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। देखो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा, इतना तो समझ में आता है क्योंकि ये लाइन और ये लाइन तो पैरेलल है। अच्छा, अगर ये थीटा है इसके साथ तो ये इधर भी थीटा हो जाएगा, Yes. ये भी थीटा हो जाएगा। रूल ऑफ रिफ्लेक्शन अगर आप जानते हो, अगर सरफेस के साथ इंसिडेंट रे का एंगल थीटा बनता है तो रिफ्लेक्टेड रे का भी थीटा बनेगा। अगर रिफ्लेक्टेड रे का थीटा बन रहा है यहाँ तो इंसिडेंट रे का भी थीटा बनेगा। कोई लंबा चौड़ा कैलकुलेशन नहीं करना। अब यहाँ पर हमको एक ट्राइंगल दिख रहा है, उस ट्राइंगल में तीनों थीटा का एडिशन अगर हम कर देते हैं 180. 180 होना चाहिए। इसका सीधा मतलब है थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो बहुत आसान था वैसे देखा जाए तो क्वेश्चन। समझ रहे हो ना? Yes, sir. Yes. ओके, लेट्स टेक अनदर। ऐसे बुक में से मतलब जो मुझे दिख रहे हैं क्वेश्चन इधर उधर, मैं रैंडमली ले रहा हूँ। इसका ईयर पता नहीं चला, ठीक है। बहरहाल एक शॉर्ट लीनियर ऑब्जेक्ट है जिसकी लेंथ b है and it is supposed to lie on the axis of a concave mirror of focal length f at a distance u from the pole of the mirror. The size of image is approximately. अब देखो लीनियर ऑब्जेक्ट के केस में ना आपको याद रखना चाहिए जो मैग्निफिकेशन होता है वो ऐसे होता है ना, माइनस में V by U the whole square. v by u the whole square, और एक्चुअली ये ऐसे होता है dv by du, है ना। छोटा ऑब्जेक्ट अगर है तो याद है आपको ये, Yes. इसका मैग्निफिकेशन जो है अगर स्मॉल ऑब्जेक्ट है तो dv by du होता है, जिसमें ये जो dv है ये साइज ऑफ इमेज माना जाता है और ये du जो है ये साइज ऑफ ऑब्जेक्ट माना जाता है, लेंथ ऑफ इमेज और लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। ऐसे समझ रहे हैं बात? Yes. तो बाय दैट वे आप देखो ये जो v by u फैक्टर होता है ये मैंने अभी अभी यहाँ पीछे सॉल्व करवाया था आपको। सी दिस v by u, ये क्या आता है? F by U minus F. बस स्टैंडर्ड रिजल्ट है। तो ये v by u अगर मैं हटा दूं यहां से तो क्या लिख पाऊंगा? ये माइनस रहने F by U minus U. f डिवाइडेड बाय u माइनस f एंड देन इसका स्क्वायर। करेक्ट है ना? Yes. अब मुझे बताओ ये जो du है ये क्या है? ये जो du है ये एक्चुअल में क्या है? Length of object. लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट है। वेरी गुड, अगर आपको याद है। और ये dv जो है ये क्या है? Length of image. Length of image. लेंथ ऑफ इमेज है। डिस्क्रिप्शंस में दे चुका हूं। फिलहाल के प्रॉब्लम में लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट को इसने b बोला है,
ठीक है, तो टेल मी डीवी क्या लिख पाएंगे हम? बी एफ डिवाइडेड बाय यू माइनस एफ ब्रैकेट स्क्वायर। इग्नोर दिस माइनस, यहाँ पे सिर्फ साइज की बात चल रही है, तो ये माइनस हम इग्नोर कर सकते हैं। ये सिर्फ इन्वर्ट होने को बताता है, एट द एंड देखा जाए तो साइन कन्वेंशन में ये एब्सॉर्ब भी हो जाएगा। तो इस हिसाब से आंसर क्या बना? डी। डी डी। आंसर बना। ओके, हाँ ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, ध्यान से समझना आप इसको। ओके, and here is the remaining part of the question. Okay, see this question is in advance 2018 एडवांस। अब इसमें क्या किया है कि कॉन्केव मिरर लिया, उस मिरर के सामने एक वायर का ऐसा फ्रेम रखा है, वायर का फ्रेम जिसका एक एंड फोकस पे है, दूसरी जो एज है उसकी वो f/2 इतने डिस्टेंस पे है, और एंगल 45 है इसका। ठीक है, मतलब ये साइड और ये साइड सेम है, बराबर। ये यहाँ से यहाँ f/2 होगी ना, तो ये भी f/2 हो जाएगी। एनीवेज, अब हमसे ये पूछा गया है कि इसकी इमेज कैसे दिखेगी इसकी इमेज दिखेगी कैसे, ये पूछ रहा है वो। समझ रहे हो बात? यस सर। केसेस अगर अच्छे से दिमाग में है तुम्हारे तो एक झटके में टिक लगा दोगे। आओ इसको सॉल्व करते हैं, बहुत ध्यान से समझना। क्या करते हैं कि ये जो चीज है ना, इसको नाम दे देते हैं ए बी। ठीक, यानी कि ये हमारे लिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है फिलहाल। तो पहले ये देखते हैं कि ए बी की इमेज कहां बनेगी। इतना तो मुझे पता है कि इस एफ वाले की इमेज जो बनेगी वो फोकस पे बनेगी, सॉरी एफ वाले की जो इमेज बनेगी वो इन्फिनिटी पे बनेगी। इंफिनिटी। सर इतना पक्का है, इन्फिनिटी पे। मतलब देखो यहाँ पे भी समझ में आता है, ये भी इन्फिनिटी पे जा रहा है, ये भी इन्फिनिटी पे जा रहा है। और इतना भी हम 100% बोल सकते हैं फॉर श्योर कि ये इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट है। यस क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो उसकी इमेज तो इन्फिनिटी पे पक्का जा रही है। अब सिर्फ चेक ये करना है कि ये करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है इसका या ये वाला करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है ना, बी ऑप्शन करेक्ट है या डी ऑप्शन करेक्ट है, ये चेक करना है। तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले ये देखता हूं कि यार इसकी इमेज कैसी बन रही है। मतलब ये एक वर्टिकल वायर है तो हो सकता है इसकी इमेज यहाँ पे एक ऐसा वर्टिकल वायर की तरह बने, मे बी। ठीक है ना, क्लियर पॉइंट आ रहा है समझ में? यस सर। तो लेट्स फाइंड आउट v इज इक्वल टू uf डिवाइडेड बाय u माइनस f। चलो u कितना, f/2 माइनस में। अच्छा ये डिस्टेंस ना, यस सर। मैं पूरी वायर की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ इस वर्टिकल पोर्शन की बात कर रहा हूं। आराम से समझे, एकदम एडवांस का प्रॉब्लम है। ठीक है, यस। ओके। इनटू, चूंकि ये कॉन्केव है तो माइनस f/2 प्लस f। इसको सॉल्व करता हूं तो f आएगा। क्लियर? यस इसको सॉल्व करूंगा तो f आ जाएगा भाई। यस सर। f²/2, f/2 कटा, f² में से एक f कटा, आंसर आया f। मतलब पता चला कि v इज इक्वल टू f आने वाला है। तो इस पोर्शन की जो इमेज बनेगी वो इस मिरर के पीछे एग्जैक्टली उतने ही डिस्टेंस पर बनेगी जितना इसका फोकल लेंथ है। ठीक, दूसरा मेरा इंटरेस्ट ये है कि इसका इमेज साइज कितना है।
हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस में v बाई यू। तो हाइट ऑफ इमेज मुझे निकालना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ए बी है इज इक्वल टू माइनस v मैंने अभी माइनस f बाई 2। तो सॉल्व करने पे पता चला हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए बी। देखो समझ रहा है नहीं समझ रहा है? एफ एफ कटा, माइनस माइनस कटा, ये 2 ऊपर गया, ये ए बी मल्टीप्लाई हुआ। डन? Yes, sir. Yes, sir. तो समझ क्या आया? समझ में ये आया कि इस ऑब्जेक्ट की यहां पर एक मैग्नीफाइड इमेज मिल रही है। कितनी दूर मिल रही है? F. फोकल लेंथ, मतलब यहां से जितना फोकल लेंथ है 10, 20, 30, 40 सेंटीमीटर जितना भी है, उतना ही 10, 20, 30, 40 सेंटीमीटर यहां पर मेरे को ऐसे बड़ी इमेज मिली। तो चलो भाई, ये या ये एग्री हो गई बात, सही है ना? Yes, sir. इस चीज की इमेज या तो ये हो सकती है या ये हो सकती है। अब तय ये करना है कि इसके आगे की इमेज सीधी है क्या ऐसा इंक्रीजिंग है। नहीं आ रहा समझ में? समझा सर। ऐसा इंक्रीजिंग है या सीधी है, वो भी इंफिनिटी पे जाने वाली है, क्योंकि इसके बाद वाला जो पोर्शन है वो फोकस पे रखा हुआ है। अगर फोकस पे रखा हुआ है तो उसकी इमेज तो इंफिनिटी बनेगी पक्का। Yes, sir. ठीक है ना? तो अब ये या ये कैसे चेक करें? ये एक टिपिकल पार्ट हो गया, कैसे चेक करें? तो एक काम करते हैं, गौर से समझो बेटा। यहां पे बीच में कोई एक पॉइंट ले लेते हैं, उसको ध्यान में रख के एक लाइन बनाते हैं। लेट्स से कि ये वाली लाइन है पी क्यू, ठीक है? और ये Yes, sir. डिस्टेंस मान लेते हैं x, कितना है हमें पता नहीं है। आ रही बात समझ में? Yes. अब जारी बात है, ये काइंड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स तो बनेंगे। ट्रायंगल की साइड अगर तुम ए बी लो 45 डिग्री आएगी, पी क्यू लो तो भी 45 डिग्री आएगी। सिमिलर ट्रायंगल्स तो बन रहे हैं, एंगल तो मैंने चेंज नहीं किया। तो एक छोटा सा इवैल्यूएशन मैं यहां पर ये जरूर कर सकता हूं कि पी क्यू डिवाइडेड बाई ए बी इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई एफ बाई 2। Yes, sir. Yes, पी sir. क्यू डिवाइडेड बाई ए बी इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई यहां से यहां एफ बाई 2, एफ से एफ बाई 2 का गैप एफ बाई 2 ही होगा। Yes. ओके, अगर मैं इसे सॉल्व कर लूं तो मैं जरूरत पड़ने पर लिख सकता हूं कि पी क्यू इज इक्वल टू 2ab x बाई एफ। जरूरत पड़ी तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, जरूरत पड़ी तो मैं तक कंपैरिजन बता रहा हूं मैं। फिलहाल इसका कोई काम है नहीं, आगे जरूरत पड़ी तो तब से समझेंगे। फिलहाल तो हमको इसका इमेज डिस्टेंस निकालना है और फिर बाद में हाइट निकालना है। तो मैं इमेज डिस्टेंस पर अपने काम को आगे बढ़ाता हूं। v इज इक्वल टू यू एफ डिवाइडेड बाई यू माइनस एफ और पी क्यू। तो v इज इक्वल टू, अब सोचो u कितना लिखूं मैं, u कितना लिखूं? तो ये पोल है, यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस है? F. F. उसमें से x कम करो तो क्या p से पोल तक का Yes, sir. मिल जाएगा? F मतलब minus इस x. वर्टिकल ऑब्जेक्ट के लिए। हाँ वेरी गुड, शाबाश, किसी ने बताया, क्या बताया? F minus x. f माइनस एक्स, और वो भी माइनस में, नेगेटिव। Yes. ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय फोकल लेंथ भी माइनस में, समझ रहे हो ना बेटा? Yes, sir. डिवाइडेड बाय वापस से माइनस में f माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस f। डन? Yes, sir. ठीक है, तो ठीक ठाक तरीके से सॉल्व करते हैं तो v इज इक्वल टू ये माइनस, देखो ये माइनस ये एब्जॉर्ब हो गया, तो आपको देखने को मिला f इन ब्रैकेट f माइनस एक्स डिवाइडेड बाय माइनस f प्लस एक्स प्लस f। तो f कट गया,
v का आंसर आपको मिला f इन ब्रैकेट f माइनस x डिवाइडेड बाई x, जो भी रहेगा भाई इतना डिस्टेंस आया। क्लियर? Yes, sir. अब बात करते हैं हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की। तो फॉर्मूला तो हमारा वही है v माइनस यू। तो हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पी क्यू, जैसा हमने इसके लिए निकाले ना ए बी के लिए। अब वैसे देखते हैं पी क्यू की हाइट कितनी बनती है। अगर पी क्यू की हाइट ए बी के इमेज से ज्यादा बड़ी बनी तो इमेज ऐसी ऊपर जा रही है, Yes, sir. और अगर पी क्यू की इमेज की हाइट ए बी की इमेज की हाइट के बराबर बनी तो इमेज ऐसी आगे जा रही है। Yes. समझो? Yes, sir. ठीक है। तो हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय पी क्यू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस में v कितना निकाला हमने, ये सब कुछ f डिवाइडेड बाय f माइनस x द होल थिंग डिवाइडेड बाय x डिवाइडेड बाय u क्या था, व्हाट वाज u, Minus f माइनस minus x. में f माइनस x। तो पता चला ये f माइनस x, ये f माइनस x कट गया, ये माइनस माइनस भी कट गया। सही है? हाँ। तो हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय पी क्यू इज इक्वल टू f बाई x। अच्छा, f बाई x। फर्दर मोर हम ये लिख सकते हैं कि हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू f बाई x इंटू पी क्यू। सही है? Yes. f बाई x इंटू पी क्यू। Yes, sir. बट अभी अभी तो हमने ये बोला कि पी क्यू इज इक्वल टू दिस मच। ठीक? अरे हाँ या ना? Yes, sir. तो 2 टाइम्स ऑफ ए बी एक्स डिवाइडेड बाय एफ, जस्ट रिप्लेसमेंट ऑफ व्हाट द वैल्यू ऑफ पी क्यू इज। बट ऐसा करने से क्या हुआ कि ये एफ कट गया, ये एक्स और ये एक्स भी कट गया, और सरप्राइजिंगली मुझे एक अजीब सा आंसर मिला, हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए बी। Yes. मतलब ए बी अगर ऑब्जेक्ट है तो उसकी इमेज मुझे एफ इतने डिस्टेंस पर मिलेगी, लेकिन उसकी हाइट 2ab होगी। और अगर PQ ऑब्जेक्ट अगर है तो उसकी इमेज मुझे इतने बड़े डिस्टेंस पे आगे के डिस्टेंस पर मिलेगी, लेकिन उसकी हाइट 2ab ही होगी। Yes. Yes. इसका मतलब अगर ये लाइन, ये और एक 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 लाइन कहीं भी कंसीडर करूं मैं, इस पूरे डिस्टेंस के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट को अगर मैं खड़ा करूं तो उसकी इमेज मुझे तकरीबन सेम साइज की ही मिल रही है। तो ऐसा करते करते इमेज फाइनली कहां पहुंचेगी? Infinity. इन्फिनिटी पे। शाबाश। और शुरू कहां से होगी? Okay. f इतने डिस्टेंस से, पीछे यहां f डिस्टेंस से शुरू होगी और इन्फिनिटी तक जाएगी, लेकिन ऐसे जाएगी क्या, ऐसे सीधे जाएगी? Straight जाइए. स्ट्रेट जाएगी, स्ट्रेट जाएगी। नहीं आया समझ में? हाँ देखो, अब एडवांस का प्रॉब्लम है, छोटे बच्चों का नहीं है। छोटे बच्चों का तो नहीं है। बताइए क्या आएगा आंसर? D. D. डी आएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, कंसेप्चुअल। And just think at the time of examination, you're supposed to think it in that way. And before doing all this calculation, मैंने ये दो को तो रिजेक्ट कर दिया था, है ना? इन दोनों को तो रिजेक्ट कर दिया क्योंकि मुझे केसेस जहन में अच्छे से हैं कि अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे होता है तो उसकी करस्पॉन्डिंग इमेज पीछे इन्फिनिटी पे मिलती है, तो ये तो इन्फिनिटी पे कहीं नहीं जा रहे हैं, यहीं बन रहे हैं। ठीक है ना? Yes, sir. Yes, sir. ओके, ठीक है, फिर इतना काफी है आज के लिए।
अगली क्लास में हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सीखने वाले हैं, दैट इज मोशन ऑफ द कर्व्ड मिरर, मोशन ऑफ इमेजेस, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इस पर बात होगी। और वो एक सिंगल कंडीशन की तरह नहीं है, बल्कि मैंने उसको 4 अलग अलग केसेस में डिवाइड किया है। ऑब्जेक्ट कैसे कैसे चलेगा, तो उसकी इमेज कैसे मूव करेगी, क्योंकि प्लेन मिरर में जब हमने ऑब्जेक्ट्स को मूव कराया था तो प्लेन मिरर में मैग्निफिकेशन का झमेला नहीं था, इन्वर्जन और इरेक्ट इमेज बनने का प्रॉब्लम नहीं था। कर्व मिरर में ये सारे प्रॉब्लम्स हैं। तो इमेज की डायरेक्शन ऑफ मोशन कैसी है, इससे तय होगा कि ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन ऑफ मोशन कैसी होती है। ओके, तो वो सारी बातें हमें जहन में रखनी है। अच्छा, आपको अगर कर्व्ड मिरर के केसेस बहुत अच्छे से याद हैं, बहुत अच्छे से याद है कॉन्केव मिरर के, तो यू माइट हैव डाउट विद दिस। आपको डाउट आया होगा कि ये रहेगा, है ना? Yes. Yes, sir. तभी तो ये IIT एडवांस का प्रॉब्लम है। समझ रहे हो? हाँ, ये इसलिए ऐसा बना कि ये सिर्फ एक स्पेसिफिक डिस्टेंस को बिलोंग करता हुआ लिया गया, समझे ना? इसके और आगे जाओगे तो फिर गड़बड़ जाएगी। इसके और आगे जाओगे या फोकस से थोड़ा सा पीछे जाओगे तो अलग तरीके से क्राइटेरिया आएगा। ठीक है, आ yes. रहा है ना समझ में? ठीक है, तो कंसेप्ट बिल्डिंग है पूरी। चलिए।